जय हिंद क्रिएट्स, वेलकम टू भाभी भोर चैनल। आज हम हेल्थ एंड हाइजीन का जो चैप्टर है उसको पूरा कवर करने का ट्राई करेंगे। दरअसल टीएससी सीरीज में मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसकी वीडियोस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, उसके लिए सॉरी। बट आज मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को एक साथ आपका कवर करवा देता हूँ, ठीक है। और ये 3 तरीके से मैंने कवर करवाना है आपको। कैसे कैसे करवाना है देखो, टीएससी में अच्छे से इसमें होलिस्टिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो अच्छे से आपको पढ़ने की जरूरत होती है। सबसे पहला देखो, ये है मेरे पास डीजीएनसीसी की वेबसाइट से मैंने इसको पिक किया है। तो डीजीएनसीसी की जो प्रेसी है, जिसको प्रेसी बोलते हैं, ये वो है। उसके अंदर पे ये आपका हेल्थ एंड हाइजीन का पूरा चैप्टर है। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, ठीक है। ये स्टार्टिंग से दिया है, चैप्टर 1 है ये हेल्थ एंड हाइजीन का, जो भी मतलब 3 पार्ट्स में इसमें डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये है आपकी आर गुप्ता, जो आपके पास बुक होती है एनसीसी की, उसके अंदर पे हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बता रखा है। इसमें से मैंने काफ़ी सारा पोर्शन आपको स्टार्टिंग की 2 वीडियोज में पढ़ा दिया था टीएससी सीरीज वाली में, बट हम इसमें मेन पॉइंट्स दोबारा से कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये पूरा कवर हो जाएगा हमारा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर थल सैनिक कैंप के हेल्थ एंड हाइजीन के ही। ये क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि टीएससी में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स वगैरह हम देखेंगे क्या होते हैं, प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको। और इसमें कुछ सॉल्व पेपर्स भी हैं, जैसे उनके आंसर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो वो भी आप इसमें देख लेना है। 3-4 पेपर है मेरे पास, तो ये 3-4 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दूंगा, तो आपकी तैयारी एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और इन सब की पीडीएफ जो है ना, वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से पिक कर लेना, मैंने वहाँ डाल दी है। आप खुद से रीड करते रहना कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। तो एक वीडियो में सारा कवर नहीं हो पाएगा, तो इनको 3 पार्ट में हो सकता है मैं डिवाइड करूँ। बट हम शुरू करते हैं अभी हेल्थ एंड हाइजीन पढ़ना, ठीक है। तो जो प्रेसी में है, उसमें सबसे पहले चैप्टर दे रखा है आपका हाइजीन एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो हाइजीन एंड सैनिटेशन अब तक जैसे आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो आपको ओवरव्यू होगा इसका थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर कैसे कैसे लिखेंगे, मैं उस हिसाब से या उस पैटर्न से आपको इस जो है वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात मेरी ये याद रखना, कोई भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आंसर देने का ट्राई मत करो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आंसर देते वक्त हम एक ही क्वेश्चन पे फोकस हो जाते हैं और दूसरे क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं देना। दूसरा, एनसीसी वालों को क्या पसंद होता है, आप टू द पॉइंट आंसर दो, पॉइंट वाइज आंसर दो, और जो मेन मेन की टर्म्स होती हैं आप उसके अंदर पे आंसर दो, तो आपको अच्छे से नंबर मिलते हैं आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती। तो इन 2 चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कि इतना सारा लिखा हुआ है कि ये कौन याद करेगा, याद करने की जरूरत नहीं है इतना सारा। इसमें खाली मेन मेन टर्म्स होती हैं कुछ, जो मैंने आपको बतानी है, खाली वो आपने याद करनी है, और पेपर आराम से बहुत बहुत शानदार पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हाइजीन और सैनिटेशन। देखो, हाइजीन होता है, हाइजीन रिलेटेड होता है पर्सनल क्लीनलीनेस से, या जिसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल हेल्थ। किससे होता है रिलेटेड, हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। हाइजीन हो गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट सैनिटेशन लिखेंगे। सैनिटेशन होता है क्लीनलीनेस ऑफ इंडिविजुअल प्लस कम्युनिटी एज अ होल। किसकी, इंडिविजुअल के साथ साथ में कम्युनिटी की भी हेल्थ को साफ रखना, मतलब कम्युनिटी को भी क्लीन रखना, या एक टाइम और यूज होता है सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना अपना, दैट इज सैनिटेशन, ठीक है। हाइजीन हुआ खुद की हेल्थ, सैनिटेशन हुआ खुद के साथ साथ में इन्वायरमेंट की हेल्थ। नंबर 1 पॉइंट क्लियर। नंबर 2 हाइजीन के अंदर पे आप लिखोगे कि क्या फायदा है हाइजीन मेंटेन करने से। अगर एक इंडिविजुअल अपना हाइजीन मेंटेन करता है, अपनी साफ सफाई मेंटेन करता है, तो वो डिजीज से फ्री रहेगा, पर्सनल और मेंटल, उसकी जित डिजीज होंगे, फिजिकल और मेंटल डिजीज होंगे उसकी, जो वो उससे दूर रहेगा, पहला, ठीक है। सैनिटेशन के अंदर पे वहीं पे आप लिखोगे कि इफ अ पर्सन या इंडिविजुअल मेंटेन्स क्लीनलीनेस ऑफ हिज सराउंडिंग्स, तो फिजिकल मेंटल और उसकी सोशल हेल्थ भी सही रहेगी, उसके साथ ही साथ में मेंटल हेल्थ भी उसकी सही रहेगी। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इन्वायरमेंटल, ये सारी हेल्थ उसकी अच्छी रहने वाली है अगर वो अपने आसपास की सराउंडिंग की क्लीनलीनेस रखता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट अगर आप इसमें लिखना चाहो डिस्क्रिप्शन में कि हाइजीन क्या होता है, तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें बताओ। हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या क्या, खुद की सफाई मेंटेन करने के लिए रेगुलर बात करो, अच्छे से नेल्स वगैरह अपने कट कर लो, ठीक है। ब्रशिंग करो टीथ को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक्सरसाइज करो, बैलेंस डाइट लो, ये अपनी हाइजीन हो गई मेंटेन करने के तरीके। उसके बाद में अगर बोले कि तीसरा पॉइंट आपको सैनिटेशन के अंदर भी लिखना है, तो सैनिटेशन में लिखो हाउ टू मेंटेन इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस। कैसे मेंटेन करोगे इन्वायरमेंटल क्लीननेस, कि गार्बेज इधर उधर डंप नहीं करो, उसको डस्टबिन में ही डालो, अपने आसपास गार्बेज का ढेर जो है वो मत लगने दो, प्रॉपर वेस्ट को मैनेज करो, है ना। बाहर पे जो है वाटर सप्लाई सिस्टम बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, तो इससे हमारा सैनिटेशन जो है वो मेंटेन रहेगा। मेरी बात क्लियर हो गई। अब इसे 5 नंबर में भी सवाल आएगा तो आप लिख पाओगे, ठीक है ना। बाकी खुद से रीड करना तो आराम से कर लेना। एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ फटाफट से कैसे लिखते हैं पॉइंट वाइज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पर्सनल हाइजीन। अब देखो, हाइजीन या पर्सनल हाइजीन दोनों दोनों बातें बराबर ही होती हैं। पर्सनल हाइजीन होता है क्लीनलीनेस ऑफ वंस बॉडी। क्या हुआ,
केयर ऑफ वंस बॉडी, बॉडीली हेल्थ, क्लीनलीनेस ऑफ वंस ओन बॉडी, यह क्या होता है आपका पर्सनल हाइजीन, मेरी खुद की बॉडी की साफ सफाई इज नोन एज पर्सनल हाइजीन। अब इसमें क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, क्या पूछते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। दिख रहा है ये थोड़ा बहुत, ये आ गया, ठीक है। तो ये आपसे पूछेंगे इसमें कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। तो कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन होते हैं आपके कि कंपोनेंट मतलब तरीके, किस चीज़ के, पर्सनल हाइजीन रखने के तरीके, मेंटेन करने के तरीके। तो इसमें आपके कुछ पॉइंट्स लिखते हो, जैसे आप लिखोगे, देखो पहले जैसे आपसे पेपर में क्वेश्चन आया कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, तो ऐसे डाल देना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके पॉइंट डाल देना। पहले लिखना स्लीपिंग, फिर लिखना बाथिंग, उसके बाद लिखना ब्रशिंग योर टीथ, उसके बाद लिखना कीपिंग फिंगर्स एंड नोल्स ट्रिम्ड, उसके बाद में लिखना नेक्स्ट रेगुलर एक्सरसाइज, उसके बाद में लिखना रेगुलर बैलेंस डाइट, ठीक है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो रेगुलर चेकअप फ्रॉम द डॉक्टर, ठीक है। तो ऐसे करके आप पॉइंट्स लिख दिए। उसके बाद में सपोज करो आपका पेपर पूरा खत्म हो चुका है और आपके पास में काफ़ी सारा टाइम बचा है, तो उसके बाद वापस से रिविजिट करना उस क्वेश्चन को। अब जैसे जहाँ पे स्लीपिंग लिखा है उसके आगे एरो लगा करके लिखना कि अ हेल्दी इंडिविजुअल शुड हैव टू स्लीप 7 to 8 hours अ डे, मतलब 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। बाथिंग के आगे एरो करके लिख लेना टू कीप द बॉडी एंड स्किन क्लीन वी शुड टेक बाथ रेगुलरली, ठीक है। ब्रशिंग द टीथ के आगे एरो डाल के लिखना कि अ हेल्दी इंडिविजुअल शुड ब्रश हिज टीथ ट्वाइस अ डे फॉर मेंटेनिंग गुड ओरल हेल्थ, ठीक है। अच्छे से मुंह की सफाई रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करो, है ना। कीपिंग फिंगर्स ऑफ नोज एंड टोज, क्या बोलते हैं उसके, सॉरी, नेल्स जो है उसको ट्रिम रखना है आपने। इसके आगे एरो डाल के लिखना टू प्रिवेंट, मतलब क्या बोलते हैं, डिजीज ऑफ एनी टाइप, वायरस इन्फेक्शन वगैरह, क्लीननेस मेंटेन करने के लिए उनको कटिंग करके रखो, ठीक है। अगला क्या बोला था मैंने, रेगुलर एक्सरसाइज करो, पूरी बॉडी में आपका ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब कुछ मेंटेन रहेगा। बैलेंस डाइट लो ताकि पूरी बॉडी को सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से मिल जाए। उस पर रेगुलर हेल्थ चेकअप करो ताकि आप किसी भी डिजीज़ को बिल्कुल पहले ही डिटेक्ट कर लो कि हो रहा है, मतलब प्री स्टेज में डिटेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो ऐसे करके आप पॉइंट लिखोगे। पॉइंट लिखने के बाद में अगर आपके पास में टाइम बचता है तो उसमें एरो कर करके आप उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दोगे, ठीक है। अब इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली जो की पॉइंट्स बताए हैं, स्लीपिंग, बाथिंग, ब्रशिंग, है ना, ट्रिमिंग, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, रेगुलर चेकअप, बस इतना याद रखना है। मेरी बात क्लियर हो रही है? पर्सनल हाइजीन क्लियर हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन आपको क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट इसमें दिया है आपके प्रेसी में फूड हाइजीन। अब देखो फूड हाइजीन से मतलब क्या समझते हो आप कि फूड को कैसे क्लीन रखें, है ना, फूड को कैसे क्लीन रखें उसका। अब इसमें कुछ कंपोनेंट है, यही पूछेगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड हाइजीन, ये आपसे पूछता है। फूड हाइजीन ओवरऑल आइडिया समझ में आ गया कि जो आपका फूड है उसकी उसका हार्वेस्ट, प्रोसेस ऑफ स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन या प्रिपरेशन, वो सब कुछ बढ़िया होनी चाहिए। हार्वेस्ट, उसको उगाया कैसे जा रहा है, बड़े तरीके से उगाया जाए, उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से करी जाए, फिर उसको स्टोर अच्छे से करके रखा जाए, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया हो, उसको ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, उसको उसकी प्रिपरेशन, उसको कुक वगैरह कैसे किया जा रहा है अच्छे से, उसका उसका ध्यान रखा जाना, दैट इज़ फूड हाइजीन। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड हाइजीन, कि फूड हाइजीन के कंपोनेंट्स बताइए हमको। तो कंपोनेंट ऑफ फूड हाइजीन में आता है, अगर आप कॉपी में लेके बैठे हो ना, तो ये जो मेन पॉइंट है ना, इन्हीं को नोट कर लो और इन्हीं को बार बार से रिवाइज करते रहना, तो बहुत बेटर अच्छा हो जाएगा आपके लिए टीएससी में, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता कि आप पूरा पूरा वापस से पढ़ें। बट या 2x इसी वीडियो को दोबारा रिपीट कर करके देख लें, तब भी हो जाएगा, तभी मस्त एकदम अच्छा होगा, ठीक है ना। तो देखो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हाइजीन में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखेंगे मिल्क हाइजीन के बारे में, फिर नेक्स्ट आता है आपका पास्चुराइजेशन, उसके बाद आता है आपका फिश हाइजीन, उसके बाद आता है एग हाइजीन, फिर आता है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हाइजीन, फिर आता है आपका हाइजीन ऑफ ईटिंग प्लेस, उसके बाद में आता है आपका हाइजीन ऑफ फूड हैंडलर्स। ये आपके पॉइंट्स है। अब ये पॉइंट ही आपको याद रखने हैं, केवल इसके अंदर पे क्या लिखना है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जिससे आप खुद लिख लोगे, वो खुद से बना के लिख सकते हो। लेकिन ये गलती नहीं होनी चाहिए, खुद से बना के नहीं लिखने हैं इनको, ये लिखा है ना सेम टू सेम एग्जैक्ट यही लिखने होते हैं। आया, ये क्लियर हुआ कंपोनेंट्स ऑफ फूड हाइजीन क्या क्या होते हैं। 3 4 बार रिपीट करोगे याद हो जाएंगे भाई, देखो सबसे सीधा तरीका ये होता है, 3 4 बार बोल तो याद हो जाता है। फूड हाइजीन के कंपोनेंट्स, मिल्क हाइजीन। अब जो आपका मिल्क हाइजीन में आएगा, मिल्क की क्लीनलीनेस कैसे रखेंगे भैया हम मिल्क की क्लीनलीनेस, तो सबसे पहले जहाँ पे एनिमल रखे रहे हैं आपके, है ना, उसकी एनिमल को भी और उसकी सराउंडिंग के भी, जो काव होगी, बफेलो होगी, गोट होगी, जहाँ से भी मिल्क आ रहा है उसको और उसकी इन्वायरमेंट, उसकी सराउंडिंग्स को बिल्कुल क्लीन रखा जाए, ठीक है। उसके बाद जिस वेसल में, जिस यूटेंसिल्स में दूध वगैरह कैरी किया जा रहा है
वो प्रॉपर्ली साफ़ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए और प्रॉपर्ली कवर्ड होनी चाहिए। उसमें जो वाटर सप्लाई वगैरह है वो बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए। ये मिल्क हाइजीन के अंदर पे आया। अब मिल्क हाइजीन जैसे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ना कि अच्छा हाँ, इसके बारे में क्या-क्या बताया था, एनिमल के बारे में बताया था, यूटेंसिल वगैरह क्लीन होने चाहिए, कवर होना चाहिए, दूध वगैरह ये सब कुछ। तो लिख पाओगे आराम से। नेक्स्ट आएगा आपका पास्चुराइजेशन। ये साइंस की बुक में आपने बहुत पहले कभी पढ़ा होगा। पास्चुराइजेशन होता है मिल्क को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना, ताकि उसके अंदर से जो पैथोजेंस वगैरह है या वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए और जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय ना हो। मतलब इतना ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना, थोड़ा सा बॉईल करना होता है, तो उसको पास्चुराइजेशन बोलते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट आपका फिश हाइजीन। फिश हाइजीन में हुआ कि वी शुड हैव टू कंज्यूम फिश फ्रेश। जो फ्रेश फिश होती है हमको उसे ही कंज्यूम करना चाहिए, जो रखी हुई बासी फिश होती है उसको हमें कंज्यूम नहीं करना होता। ठीक है। अब इसमें फ्रेश फिश कैसे पता लगेगी? देखो, जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मछली होती है उसके जो गिल्स होते हैं वो बिल्कुल ब्राइट रेड होते हैं, उसकी आईज हो गए बहुत क्लियर होती हैं, तो उसे देख के आपको पता लग जाएगा कि जो फिश है वो बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका एग हाइजीन। एग हाइजीन हुआ कि आप केवल टर्म याद रखनी है। एग हाइजीन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है मोटा मोटा। जो अंडा होता है ना, उसके बाहर की जो लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उस पर कई बार हैन के फीसेस वगैरह लगे होते हैं, है ना? तो उसको बिल्कुल प्रॉपरली वॉश करके क्लीन करने के उसके बाद ही कुक करा जाना चाहिए। दैट इज एग हाइजीन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हाइजीन। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हाइजीन में दो चीज़ें हैं। नंबर वन, अगर उनको कच्चा खा रहे हो, मतलब रॉ, रॉ माने होता है कच्चा खा रहे हो, तो वो बिल्कुल अच्छे से वॉश होने चाहिए, पहले प्रॉपरली वॉश्ड इफ़ यू आर कंज्यूमिंग देम रॉ। और वेजिटेबल हाइजीन में हो जाएगा सेकंड पॉइंट कि इफ़ यू आर कुकिंग देम, तो कुक करके खा रहे हो तो उनको वेल कुक करके खाओ, मतलब ओवर कुक नहीं करना, ओवर कुकिंग से बचाना है और अच्छे से वेल कुक करके खाना है। ये क्लियर हुआ इतना? तो ये फ्रूट एंड वेजिटेबल हाइजीन का हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट है आपका हाइजीन ऑफ ईटिंग प्लेसेस। अब देखो नाम से क्लियर है, ईटिंग प्लेसेस का हाइजीन मतलब जहाँ बैठ करके आप खाना खा रहे हो उसका हाइजीन। अब खुद से सोच के देखो कि जहाँ बैठे हैं वहाँ कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। वहाँ का जो फ्लोर है, टेबल है, वो सब कुछ बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, है ना? जो आपकी यूटेंसिल है वहाँ पे भी बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। वहाँ पे जो वाटर सप्लाई है वो प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ पे अगर डस्टबिन वगैरह रखी है तो वो बिल्कुल प्रॉपर्ली कवर्ड होने चाहिए। अगर वहाँ पे आप बैठ रखे हो तो वहाँ पे जो वेंटिलेशन वगैरह है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। तो वो हाइजीनिक प्लेस होगा, ईटिंग प्लेस, वहीं बैठ के आपको खाना खाना है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका हाइजीन ऑफ फूड हैंडलर्स। फूड हैंडलर्स कौन होते हैं? जो हमारा खाना लेके आते हैं, या जैसे जोमेटो, स्विगी पे आप ऑर्डर करते हो ना, तो वो ऑर्डर करके जो वो लेके आ रहा है इंसान, वो फूड हैंडलर हुआ, जो लेके आ रहा है डिलीवरी। ठीक है। तो उसको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? अगर देखो, फूड हैंडलर्स में अगर उसकी जो नेल्स वगैरह हैं वो पूरे प्रॉपर ट्रिम होने चाहिए, उसको हैंड वगैरह अच्छे से सैनिटाइज और वॉश होने चाहिए, और उसको मास्क वगैरह वेयर करना चाहिए ताकि वो काफ़ी स्नीज करे तो हमारा खाना उससे ख़राब ना हो। इस चीज़ को उसे ध्यान रखना है। रेगुलर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए उसको। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ दे रखी है किताब में कि उसको प्रॉपर मेडिकल चेकअप के लिए भी जाते रहना चाहिए, ताकि उसे पता रहे कि मतलब क्या बोलते हैं, ही इज़ अ हेल्दी पर्सन और वो फूड डिलीवरी के लिए बिल्कुल सही है, किसी और को बीमारी नहीं फैलाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े। इसको नोट कर लेना, इतना ज़्यादा नहीं है, बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। इतना हेडिंग नहीं लेना, बहुत आसान चीज़ होती है ये सारी। नेक्स्ट है आपका कैंप हाइजीन। कैंप हाइजीन का मतलब समझ रहे हो आप? इसमें क्या क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि भाई देखो, तुम कैंप में रह रहे हो, कैंप को साफ सुथरा कैसे रखेंगे, कैंप में सफाई सफाई के तरीके। ठीक है। तो कैंप हाइजीन के अंदर पे क्या क्या आ जाता है, कैंप हाइजीन कैसे कैसे मेंटेन कर लेंगे, क्या क्या उसके अंदर पे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, वो हो जाएगा आपका सबसे पहले सैनिटेशन। नेक्स्ट है आपका कुक हाउस। नेक्स्ट आता है कुकिंग एंड सर्विंग ऑफ फूड। ठीक है। फिर आता है आपको सोकेज पिट्स। उसके बाद आता है वाटर पॉइंट्स। उसके बाद आता है आपका कैंप लैट्रिन्स। ये है आपका कैंप हाइजीन। कैंप हाइजीन के अंदर ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, तब हम मानेंगे भैया जी कैंप जो हमारा है बिल्कुल हाइजीनिक है। ठीक है। सैनिटेशन का मतलब समझ में आया? वहाँ की जो कैंप की आपकी एरिया ऑफ लिविंग है, जहाँ पे आप रहते हो, उसकी सराउंडिंग्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट्स का क्या बोलो, रिमूवल और मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, है ना? प्रॉपर डस्टबिन अवेलेबल हो, वहाँ का वॉशरूम, रहने की जगह बिल्कुल क्लीन हो। सैनिटेशन हो गया। सेकंड, कुक हाउस। कुक हाउस का इसमें बता रखा है कि जो उसके अंदर, कुक हाउस के अंदर फूड आता है जो बच्चों को, कैडेट्स को खाना दिया जाता है, वो हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए और एक रेपुटेड डीलर से ही खरीदा जाना चाहिए, यानी कहीं से भी उठा के ला रहे हो। और अगर कोई मील कुक हो चुका, तो अगर कुक होकर रखा हुआ है उसको 36 घंटे के बाद किसी को मत दो, अदरवाइज फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है, उसको मतलब फ्रेश देना चाहिए। ठीक है। फिर है कुकिंग एंड सर्विंग ऑफ फूड। तो सबसे पहले तो कुकिंग, उसके बाद हम देखेंगे सर्विंग ऑफ फूड। तो कुकिंग ऑफ फूड में देखो कि सबसे पहले जो कुक होना चाहिए फूड का, उसको दो उसमें करो
कि अगर उसको सब्जी को उसका कटिंग, पीलिंग, वॉशिंग आइटम हो रहे हैं, ये अलग से करो, है ना। वॉशिंग आइटम मतलब सब्जी को पहले छीलते हैं ना, ये सब कुछ करना, उसको बिल्कुल कट करना, वॉश करना, ये सब कुछ सेपरेट रूम में करो। उसके बाद में उसकी चॉपिंग वगैरह, उसको और छोटे छोटे पीसेस में कटना और कुकिंग वगैरह वो सब कुछ अलग में करो। दूसरा कि जो फूड है वो जैसे ही कुक होता है उसके थोड़े से ही मिनटों बाद सर्व हो जाना चाहिए, मतलब गरम गरम ही बच्चों को दे देना चाहिए। अदरवाइज मतलब ठंडा फूड या रखा हुआ फूड फूड पॉइजनिंग के उससे कारण हो सकते हैं ये, ठीक है। और इसमें बोला है कि जो फूड कुक होता है उसका रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, कि चेक करते रहना चाहिए जो ऑफिसर वगैरह होते हैं कि हाँ ठीक से बन रहा है कि नहीं। ऊपर से इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अवॉइड ओवरफिलिंग, एक्सेस यूज ऑफ ऑयल, कॉन्डिमेंट्स और सॉल्ट एंड शुगर। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कोई सब्जी वगैरह छील रहा है ना, तो उसकी बहुत सारा छिलका उतार दिया, ओवर पीलिंग से बचना है, नंबर 1। नंबर 2, एक्सेस ऑयल, बहुत सारा ऑयल उस फूड के अंदर पे हमें यूज़ नहीं करना, या बहुत सारा सॉल्ट या बहुत सारा शुगर, बहुत स्पाइसी या बहुत ही मीठा, ऐसा खाना नहीं बनाना। नॉर्मल खाना देना होता है कैडेट्स को। तो एक कुकिंग एंड सर्विंग ऑफ फूड। अब इसमें सब कुछ, इतना सब कुछ आपको याद नहीं रखना। क्या क्या याद रखना है? कैंप हाइजीन के अंदर पे सैनिटेशन, कुक हाउस, कुकिंग एंड सर्विंग ऑफ फूड, इसके अंदर पे जितने जितने पॉइंट आपको ध्यान रह जाएंगे वो लिख देना। क्लियर मेरी बात? अगला देखो, इसमें इसी के अंदर आता है सोकेज पिट, वाटर पॉइंट्स, कैंप लैट्रिन। सोकेज पिट, वाटर पॉइंट, कैंप लैट्रिन, ऐसे करके ये देखो भाई, रिवाइज करोगे जितनी बार तब याद होगा, ऐसे एकदम से किसी को याद नहीं होता। आपने खुद से भी पढ़ा होगा, ये आपकी चीज़ पता होगा ये चीज़, ठीक है। तो सोकेज पिट्स होता है, जैसे सपोज करो जहाँ पे खाना बन रहा है, किचन है ना, या कुक हाउस में, वहाँ पे ना 6 फीट गहरा और 4.5 फीट लंबा गड्ढा होना चाहिए, और वो पूरा प्रॉपरली कवर होना चाहिए ताकि उसमें मक्खी मच्छर ना लगे। जिसमें आपके जो किचन का जितना भी वेस्ट वाटर है या फूड है वो डंप कर सके, उसको बरी कर सके, उसको दफनाया जा सके। क्लियर? तो ये 6 फीट डीप और 4.5 फीट लंबा, ये याद रखेंगे। 100 फीट क्लियर हुआ। अगला वाटर पॉइंट्स। तो वाटर पॉइंट है कि जो वाटर पॉइंट है प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए पहला, तो दूसरा उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। दूसरा उसके अंदर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो। तीसरा अगर पीने के लिए दे रहे हैं तो बच्चों को कम से कम आरओ का पानी देना चाहिए ड्रिंकिंग के लिए, सेफ यूज़ के लिए जितना पॉसिबल हो सके आरओ का वाटर उनको प्रोवाइड करवाया जाए। वाटर पॉइंट क्लियर होगा। अगला देखिए कैंप लैट्रिन्स, इसका अलग से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो कैंप लैट्रिन्स में बेसिकली 3 टाइप की लैट्रिन्स आती हैं, ये 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है आपका डीप ट्रेंच लैट्रिन्स, अगला होता है शैलो ट्रेंच लैट्रिन्स, और तीसरा होता है यूरिनल्स, ठीक है। तो डीप ट्रेंच नाम से क्लियर है, थोड़ा सा डीप होगा। इसमें 3 फीट वाइड और 8 फीट डीप गड्ढा होगा। देखो अगर आप BSc साइड का पेपर दे रहे हो तो आपको इतनी ज़्यादा डिटेल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बेसिकली TSC ही कर रहे हो, वो भी हेल्थ एंड हाइजीन से, तो डिटेल्स याद करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अदरवाइज जो बच्चा याद कर लेगा वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं उसको, ठीक है। तो डीप ट्रेंच लैट्रिन में 3 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा, 8 फीट गहरा गड्ढा होना चाहिए डीप ट्रेंच लैट्रिन्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये आगे पढ़ लेना, उसके अंदर बैम्बू स्टिक्स वगैरह यूज़ करेंगे, सैंडबैग कैसे यूज़ करेंगे वगैरह वगैरह, बट ये मेन चीज़ है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, केवल वो। शैलो ट्रेंच लैट्रिन में आपका 3 फीट लॉन्ग, 1 फुट वाइड, 2 फीट डीप ये गड्ढा होना चाहिए आपका शैलो ट्रेंच लैट्रिन। ये कम दिनों के लिए। डीप ट्रेंच लैट्रिन अगर कैंप ज़्यादा दिन के लिए चल रहा है तब लगाए जाते हैं। शैलो ट्रेंच लैट्रिन अगर कैंप थोड़े समय के लिए, ये 1-2 दिन के लिए है, तब शैलो ट्रेंच लैट्रिन यूज़ किए जाते हैं। यूरिनल्स जनरली फनल यूरिनल्स यूज़ किए जाते हैं। कहाँ पर? कैंप्स के अंदर पे फनल यूरिनल्स यूज़ किए जाते हैं। क्लियर हुआ ये? अभी पॉइंट्स आप लिख लेना और उनको याद करते रहना, रट लेना बार बार से, ठीक है। कैंप हाइजीन में सैनिटेशन, कुक हाउस, कुकिंग एंड सर्विंग ऑफ फूड, सोकेज पिट, वाटर पॉइंट, कैंप लैट्रिन्स, जिसमें 3 टाइप की थी, डीप ट्रेंच, शैलो ट्रेंच, यूरिनल्स, ऐसे करके, ठीक है। ये कंक्लूजन और समरी दे रखी है। अगर आप ये खुद से पढ़ना चाहते हैं तो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, भाभी भूर चैनल के, वहाँ से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ एंड हाइजीन चैप्टर 2 दे रखा है प्रेसी के अंदर पे, इसमें दे रखा है फर्स्ट एड इन कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स, कि फर्स्ट एड सबसे पहला, तो फिर उसकी कॉमन मेडिकल इमरजेंसी कौन कौन सी उसमें यूज़, फिर उसका वुंड्स वगैरह क्या होता है, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये 3 चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट एड बताओ भाई क्या होती है, पढ़ाई होगा तब से TSC वाले बच्चे हो तुम। फर्स्ट एड इज इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बोला जाता है, ठीक है ना, कि डॉक्टर के आने से पहले जो इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है ना वुंडेड पर्सन को, इंजर्ड पर्सन को, या कैजुअलिटी टर्म भी यूज़ करते हैं। कैजुअलिटी उसको बोलते हैं जिसको कोई चोट वोट लग रखी हो, जो बेहोश रखा हो, उसको कैजुअलिटी बोलते हैं। तो उसको इमीडिएट जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको बोलते हैं फर्स्ट एड, ठीक है। क्लियर हुआ इतना सा? उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं आपका उसमें, C सेट में भी, BC सेट में भी, और TSC में तो बहुत ही अच्छा। इंटरनल ऑर्गन्स की इंजरी,
तो इंटरनल ऑर्गन्स की इंजरी में पूछेंगे कि सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ इंटरनल इंजरीज। अगर किसी को गुम चोट लग गई है, इंटरनल इंजरी बोलते हैं, गुम चोट लग गई है, तो उसके सिम्टम्स बताओ हमें। ये लिखा है सिम्टम्स, ये टर्म याद रखना कि सिम्टम बताइए, सिम्टम ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ इंटरनल इंजरी। किसी इंसान को गुम चोट लगी, उसके सिम्टम। तो सबसे पहले हो जाएगा उसका कोल्ड एंड काल्मी स्किन। उसकी जो स्किन है वो बहुत लचीली सी और ठंडी पड़ जाएगी, ठीक है ना। वीक और रैपिड पल्स, पता है जो हार्ट बीट होती है, धड़कन है, वो या तो वीक पड़ेंगी या रैपिड हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी। अगला है शैलो स्विंग और ब्रीथिंग, मतलब उसकी सांसें होंगी ना वो ऊपर नीचे हो रही होंगी, ठीक है। अगला है फेस पिंच्ड और पेल, जो उसका फेस है ना वो बिल्कुल ऐसा बीमार जैसा येलो येलो सा होना, फेंट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। आईज डीपली संकन और डार्क रिंग्स अराउंड देम, उसकी जो आंखें होंगी, किसी को अगर गुम चोट लगी है तो उसकी आंखें अंदर धस जाएंगी और उनके आसपास में जो है काले घेरे बनने चालू हो जाएंगे, ठीक है। पेशेंट यूजुअली रेस्टलेस, जो पेशेंट होगा रेस्टलेस फील करेगा, एंशियस फील करेगा, एंड कई बार क्या हो सकता है वो अपनी कॉन्शियसनेस भी लूज कर सकता है। इसका मतलब है कि वो फेंट भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है। क्लियर हो गया ये आपको? अभी याद कैसे होंगी? अगेन में एक ही तरीका, बहुत अच्छा तरीका यही है कि इसको बार बार रीड करो तभी याद होंगी। मेरे पास कुछ ऐसी दवाई नहीं है कि आपको घोल के पिला दूंगी रट जाए ऐसा नहीं होगा भाई, याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सिम्टम्स ऑफ इंटरनल इंजरी क्या क्या है, ये सारे सिम्टम है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये रिकॉग्निशन नहीं करना, ये काट दो, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ट्रीटमेंट, सपोज करो किसी को इंटरनल इंजरी हो गई तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहला कॉल ऑफ एन एम्बुलेंस, फट से एम्बुलेंस बुलाओ। असिस्ट द विक्टिम इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन, उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाओ जहाँ पे उसको चोट लगी हुई है। कंडक्ट अ सेकंड सर्वे, एक बार अच्छे से दोबारा देख लो कि उसको वहीं कहाँ पे चोट लगी है, या है ना, या एक ही जगह चोट लगी है, 2-3 जगह लगवा के तो नहीं बैठ रखा, ठीक है। मॉनिटर द पेशेंट्स कंडीशन केयरफुली, उसकी जो कंडीशन है उसको अच्छे से केयरफुली करो, ऑब्जर्व करो। बी विजिलेंट, कीप अलर्ट ऑफ एनी चेंजेस, थोड़ा सा चौकन्ने रहो कि उसकी बॉडी में क्या क्या चेंज हो रहा है, एकदम से ही उसको नोटिस करो, ताकि एकदम डॉक्टर ने फट से बता दो कि हाँ देखो पहले ना ये इसका हाथ ऐसे था, अभी थोड़ा सा और डाउन हो चुका है, अभी ये और पेन कर रहा है इसको, है ना, ऐसे करके, ठीक है। अगला है इफ अ फेल्ड सेगमेंट इज सस्पेक्टेड, टाइटली सिक्योर अ बल्कि ड्रेसिंग। सपोज करो उसकी कुछ स्किन लटक गई या हड्डी वड्डी लटकी हुई दिख रही है आपको, है ना, तो उसको बिल्कुल टाइटली ड्रेसिंग कर दीजिए ताकि वो अपनी जगह पे एडजस्टेड रहे, है ना। फोल्डेड या टावल से या ऐसे करके ना, ताकि इंजरी स्टेबलाइज हो सके। ये उसकी ट्रीटमेंट है अगर किसी को गुम चोट लगी है, इंटरनल इंजरी के ट्रीटमेंट। दो चीज़ें क्लियर होगी, ये नोट डाउन कर लेना इनको, आपके पास कॉपी पेन है अगर तो। इंटरनल सिम्टम्स ऑफ इंटरनल इंजरी ये हुए, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल इंजरी ये हो गए। क्लियर? आगे बढ़ूं। नेक्स्ट आपका प्रेसी में दे रखा है ओपन चेस्ट वुंड। ओपन चेस्ट वुंड होता है सपोज करो किसी को गोली लग गई है ना, किसी को खंजर घोंप दिया है ना, या किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे कोई इंसान गिर गया और उसकी छाती में चोट लग गई है, तो उसको ओपन चेस्ट वुंड बोलते हैं, ठीक है। इसमें रिकॉग्निशन आपको याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखो कि अगर किसी को लग गया तो उसमें बहुत सारा खून बह रहा होगा, एयर पासेज हो चुकी होगी, है ना, बहुत सारी मतलब सीवियर पेन हो रहा होगा चेस्ट के अंदर पे, ये सब कुछ इसके रिकॉग्निशन है कि किसी को ओपन चेस्ट वुंड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट देखिए ओपन चेस्ट वुंड का क्या होता है। ओपन चेस्ट वुंड का ट्रीटमेंट होता है असेस एबीसीज एंड इंटरवीन एज नेसेसरी। इसका मतलब है कि उसको पहले ना एक बार ध्यान से देखो, असेसमेंट करो उसको कि कैसे चोट लगी है भाई, कैसे लगवा ली, किससे लगवा ली चोट, है ना, और कोशिश करो कि जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है ना, तो इंटरवीन करने का मतलब आपसे अगर हो पाता है रोकने का तो ट्राई करो उसको रोकने की। दूसरा है डू नॉट रिमूव एनी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। सपोज करो उसको जैसे चाकू लगा हुआ है या बुलेट घुसी हुई है छाती के अंदर पे, तो हीरो नहीं बनना, मूवीज में जैसे देखा उसका चाकू निकाल दिया है, ऐसे नहीं छेड़ना या रॉड लोहे की कोई डली हुई है सरिया वगैरह, तो जो ऑब्जेक्ट है एम्बेडेड ऑब्जेक्ट है जो घुसा हुआ है उसको निकालना नहीं है, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, ठीक है। एकदम से आपको कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, ट्राई करो कि एम्बुलेंस को फट से फट बुला लो, है ना। लेटरल पोजिशनिंग, विक्टम्स इंजर्ड साइड डाउन, मतलब आपको उसको लेटरल पोजिशन में डाला है, सपोज करो उसको लेफ्ट साइड के जो कंधा है या लेफ्ट साइड की जो चेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे चोट लगी, तो लेफ्ट साइड वाली तरफ से उसको थोड़ा सा लाई डाउन करवाओ लेटरल पोजिशन में, ठीक है ना, है ना। उसके बाद उसको ट्रीट फॉर अ शॉक, मतलब उसको बहुत ज़्यादा धक्का सा लगा होगा ना कि हाँ मेरे को तो गोली लग गई, मैं तो मर ही जाऊँगा, उसको उसको कहो कि अरे कुछ नहीं होता, ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम ब्रेव इंसान हो, ऐसे वाला। तो उसके लिए थोड़ा वो काम करता है, उस समय बहुत बहुत ज़रूरी होती है। कंडक्ट अ सेकंड सर्वे, सेकंड सर्वे का मतलब होता है उसको एक बार दोबारा से असेसमेंट कर लो कि यार देखो यहीं तो चोट लगवा, कहीं और तो चोट नहीं लगवा ली, गुम चोट वगैरह तो नहीं लगवा ली इसने कहीं पे, ऐसा।
तो उसको आपको केयरफुली नोटिस करना है, ताकि आप एकदम से जाती जैसे एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं वैसे एकदम से बता दो सर इसको यहाँ पे भी चोट लगी, यहाँ भी लगी, यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फटाफट से वो उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। मॉनिटर वाइटल्स केयरफुली, उसको जो यही वही चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर पे, वो कैसा रेस्टलेस फील कर रहा है या कैसा क्या चेंज हो रहा है बॉडी के अंदर पे, वो एकदम से आप मॉनिटर करो और एकदम से ऑब्जर्व करके बता देना होता है कि हाँ सर ये दिक्कत हो रही है। क्लियर। ये ट्रीटमेंट किसका था भाई? ओपन चेस्ट वुंड का, ये आपका ट्रीटमेंट था। ओपन चेस्ट वुंड का ट्रीटमेंट समझ में आ गया। ओपन चेस्ट वुंड कैसे होते हैं? नाइफ, बुलेट, फॉलिंग शार्प ऑब्जेक्ट से लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट होता है ये, ठीक है। अगला होता है आपका बर्न्स एंड स्कार्स, फेवरेट टॉपिक है ये आपका पेपर वालों का, बहुत ही अच्छा, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों देते हैं इसको बार बार से। बर्न और स्कार्ड दोनों का मतलब होता है जलना, लेकिन बर्न होता है हीट, ड्राई हीट से जलते हैं। जब हम फायर या फ्लेम के कांटेक्ट में आ जाते हैं ना, तो ड्राई हीट से जलने को बर्न कहते हैं। मॉइस्ट हीट से जलने को बोलते हैं मॉइस्ट हीट या हॉट वाटर से स्काल्ड, ठीक है। हॉट फ्लूइड स्टीमिंग इज कॉल्ड स्काल्डिंग, या कोई केमिकल वगैरह से जल गए तो। ये क्लियर हुआ। बर्निंग क्या होता है? बर्निंग होता है ड्राई हीट से, अगर आप जल गए हो, ड्राई हीट से जले तो बर्न, मॉइस्ट हीट से जले तो स्काल्ड, मॉइस्ट हीट से जले तो स्काल्ड, ड्राई हीट से बर्निंग, मॉइस्ट हीट से स्काल्डिंग, ड्राई हीट से बर्निंग, मॉइस्ट हीट से स्काल्डिंग। भूलना नहीं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। अब इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, अगर किसी को बर्न या स्काल्ड हो गया है, उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको आप एकदम से क्या इमीडिएट ट्रीटमेंट दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर देखो कि वो स्काल्डिंग, अगर सपोज करो कि वो केमिकल से जला है इंसान, बर्न इज द केमिकल, तो उसको क्या करेंगे? लेट वाटर फॉर अ पाइप और हुज फ्लो फ्रीली ऑन द बर्न सो दैट द केमिकल फ्लोज अवे। अगर किसी इंसान को केमिकल से बर्निंग हो चुका है, कोई ऐसा कंसनट्रेटेड केमिकल उसके हाथ पे गिर गया या कहीं पे जहाँ पे से क्या बोलते हैं उसको बर्निंग हो गया उसकी वजह से, तो एकदम से आप क्या करोगे? उसको वॉश करोगे, पानी जो है वो फ्रीली उस पे से जाने दोगे, ताकि वो केमिकल जो है वॉश अवे होके चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि उसके उस पे जो पेशेंट का जो बर्न एरिया है जहाँ पे जला हुआ है, उस पे एक बैंडेज अप्लाई करनी है ना, या क्लीन टॉवल अप्लाई करना है, या तो बैंडेज या क्लीन टॉवल उस पर लगा देंगे, उसको एक्सपोज नहीं रहने दो, खुले में नहीं छोड़ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या क्या करना है? गिव कंप्लीट रेस्ट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड टू द पेशेंट, उसको बोलेंगे लेट जाओ भाई तो आराम से, उसको रेस्ट दो, उसको बहुत सारी चीज़ें पीने के लिए दो, मतलब लिक्विड फ्लूइड दो, जूस दो, पानी दो, ऐसे करके ना पीने के लिए दो। उसके बाद रीअश्योर द पेशेंट, उसको रीअश्योर करो कि कोई बात नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, ठीक है। उसके बाद इवैक्यूएट द पेशेंट टू नियर बाय हॉस्पिटल, या टेक द पेशेंट टू द नियर बाय हॉस्पिटल, ठीक है। ये आपको करना है किसमें? बर्निंग में। ये हुआ, ठीक है। अब मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो ध्यान से, ये कोई भी फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट अगर आपको बताया जा रहा है, ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें सब में कॉमन होंगी। सबसे पहला, अगर उसका वुंड वगैरह है, उसकी वॉशिंग वगैरह सब में कॉमन रहने वाली है ना। कहीं से उसको खंजर से चोट लगी, किसी भी हुआ, तो ट्राई करो ब्लीडिंग रुके और उसका वुंड वगैरह आप अच्छे से वॉश कर पाएँ, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, उसमें जो उसका ये रीअश्योर वाला है कि सेकंड सर्वे और ये रीअश्योर करना, उसको सेकंड सर्वे करो, सेकंड सर्वे मतलब दोबारा से देखो कि कहीं और चोट तो नहीं लगी है, और रीअश्योर करना पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा करके कि कुछ नहीं होगा भाई, ठीक हो जाएगा, बी रीअश्योर, इट्स, ये रीअश्योरेंस देना। तीसरा कि उसको टेक द पेशेंट टू नियर बाय हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल, टेक द पेशेंट टू द नियर बाय हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल, उसको जल्द से जल्द नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराना है, ये भी कॉमन रहने वाला है। तो आप किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट लिख रहे हो, नो मैटर व्हाट द ट्रीटमेंट इज, उसके अंदर पे ये पॉइंट्स आपको कॉमन इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो किसी का नहीं आ रहा, दो तीन पॉइंट आ रहे, तो ये दो तीन तो वैसे ही आपको ऐड करनी ही पड़ जाएंगे। मेरी ये बात क्लियर हुई आप सबको? ठीक है। देखो अभी भी वीडियो कितना लंबा होता जा रहा है, बट फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं एक साथ ही चाह रहा हूँ इसको कवर करवाना। आप हो सकता है वीडियो ब्रेक ले लेके आराम से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अच्छा रहेगा एक फ्लो में देखो या नोट करते चले जाओ तो बेटर होगा। बर्न्स स्कार्स क्लियर हुआ। अगला देखो ये इसमें स्नेक, स्कॉर्पियन या डॉग बाइट, या तो किसी स्नेक ने, स्कॉर्पियन क्या होता है भाई? बिच्छू, या किसी कुत्ते ने काट लिया, तो उसके फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देखिए क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट, सपोज करो उसको सांप ने काट लिया है ना। तो क्या हो गया? मेक द विक्टिम लाई डाउन कंफर्टेबली, उसको लेटा दो पहले तो, उसको रीअश्योर करो, मैंने बताया हर में बताने तो रीअश्योर तो करना ही है, कि उसको डर लग रहा होता है ना, किसी को चोट लगी सामने काट लिया तो मैं तो मर जाऊंगा ऐसा वाला, ठीक है। उसके बाद लिखा है इसमें अप्लाई अ लाइट कंस्ट्रक्टिंग टेक्निक, उसको जो जहाँ पे काटा है ना, उस पर्टिकुलर एरिया को आपने क्या करना है?
किसी सोप या वाटर से वॉश करो पहले टाइटली उसको, है ना। उसको टाई करना है, शू लेस हो गया आपका या कोई हैंकी हो गया, उस पर्टिकुलर एरिया को वहाँ से उसको टाइटली टाई कर दो ताकि पॉइजन का जो फ्लो है वो रुक सके। ये वही लिखा है, ताकि उसका पॉइजन का फ्लो रुक सके, ठीक है। नेक्स्ट है इवैक्यूएट द कैजुअलिटी टू द नियर बाय हॉस्पिटल। मैंने बताया हर में लिखना ही है। और अगर उसकी ब्रीथिंग फेल हो जाती है, सांस लेने में से दिक्कत हो रही है, बेहोश हो चुका, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन स्टार्ट करना है, खत्म। इतनी सी बातें क्लियर हो गई ना, आसान था। अगला देखो स्नेक बाइट में डूज एंड डोंट्स, क्या क्या करना है उसको। ये ज़्यादा नहीं पूछते, लाइक सपोज करो कि बहुत आगे लेवल का पेपर हो रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आपको लिखना होता है कि डूज एंड डोंट्स वगैरह, है ना, ऐसे वाला। अदरवाइज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट एक बार देख लो ताकि ध्यान रह जाए, है ना। तो लाई डाउन कंफर्टेबली करवाना है, उसको रीअश्योर करना है, एम्बुलेंस को बुलाना है ना। कोई उसकी रिंग वगैरह पहनी हुई नहीं है तो उसको निकाल दो आराम से, उसकी अंगूठी वगैरह उसको टाई कर दो एक जगह से हैंडकरचीफ से या शू लेस से, ताकि वो ना जाए, है ना। ब्रीथिंग फेज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो उसको, ये सब कुछ सेम बात है, वही सेम डिट्टो। क्या करना है वो सेम ये वाली बात यहाँ कॉपी कर रखी है, ठीक है। डोंट क्या नहीं करना, ठीक है, कि इसमें बोला है डोंट अप्लाई आइस टू द कैजुअलिटी। सपोज करो कि इसको सांप ने काट लिया और वहाँ पे बर्फ रगड़ रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। डोंट कट द इफेक्टेड एरिया, जहाँ से कट लगा हुआ है स्नेक का, उसको एरिया को उसको कट नहीं करना। मतलब क्या बोलते हैं, कई बार चाकू वगैरह से कहते हैं कट कर दो ये वाला पोर्शन, तो जहर निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। डोंट अटेम्प्ट टू सक द वेनम, वेनम होता है जहर, करते नहीं जैसे मूवीज के अंदर पे दिखाते किसी को सांप ने काट लिया तो मुंह से चूस के बाहर निकाल दिया ऐसा कुछ नहीं होता भाई, उसको सक नहीं करना, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये मना करा हुआ है, ठीक है। अगला है डोंट यूज कमर्शियली अवेलेबल एक्सट्राडिक्शन डिवाइस। कोई कमर्शियली अवेलेबल हो, मतलब क्या बोलते हैं कि हाँ ये इससे ना अगर सांप ने काट लिया तो ये शक्कर है वगैरह, ऐसा करके कुछ टूल्स आते हैं, ऐसा कोई भी टूल एक्स्ट्रा यूज नहीं करना आपको विक्टिम के ऊपर। मेरी बात क्लियर हो गई, डोंट सब क्लियर हो गए स्नेक बाइट के। आगे बढ़े भाई, और भी है इसमें। इलेक्ट्रिक थेरेपी नहीं देनी उसको किसी प्रकार की, या डोंट अप्लाई एनी लोशन और ऑइलमेंट, मतलब उस पर कोई लोशन या ट्यूब व्यूब कुछ अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। ये भी इसी में आ गया आपका डोंट्स में, स्नेक बाइट के डोंट्स में। क्लियर स्नेक बाइट आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्कॉर्पियन बाइट, उसका भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट सेम वैसे ही होगा जैसे आपको ऊपर वाला था, बट इसमें जो वुंड है उसको आप एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन कर सकते हैं। स्कॉर्पियन बाइट में जो घाव है उसको आप एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन कर सकते हैं। स्नेक बाइट में ऐसा कुछ नहीं करना होता, स्नेक बाइट में कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता, ठीक है ना। अगला है आपका डॉग बाइट, रेबीज। किसी कुत्ते ने काट लिया तो क्या करेंगे। देखो रेबीज ना बहुत डेंजरस बीमारी होती है, अगर किसी इंसान को एक बार रेबीज हो गई तो कन्फर्म है कि वो मरेगा मरेगा, ये है, बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक। तो जैसे ही कुत्तों तक काटे तो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन या वैक्सीन लगी होनी चाहिए पहले तो, है ना। जैसे घर में जो कुत्ते होते हैं ना उन सबको एंटी रेबीज वैक्सीन लगी होनी चाहिए। दूसरा जो इंसान है उन फट से अगर किसी ने काट वाट लिया तो फट से चले जाओ तो दौड़ के ट्रीटमेंट कराने, ठीक है ना। अब सपोज करो किसी को डॉग ने बाइट कर लिया तो क्या क्या होगा कि सबसे पहले तो जो घाव वाला एरिया है उसको वॉश करना है बहुत सारे पानी से, पानी और साबुन से उसको अच्छे से धोना है। धुल दिया, उसके बाद उसमें कोई एंटीसेप्टिक अगर आपके पास में है तो उससे भी आप उसको क्लीन करो। एंटीसेप्टिक क्या होता है भैया, जैसे आपका डिटॉल हो गया, सैवलॉन हो गया, फलाने का, ये सब इनसे क्लीन करो अगर आपके पास में है ना, तो उसको क्लीन कर दीजिए, ठीक है। पेशेंट एंटी रेबीज इंजेक्शन उसको देना चाहिए इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल, उसको एंटी रेबीज इंजेक्शन दे दो जिसको कुत्ते ने काट रखा फट से, ठीक है। ये वाला हो गया। डॉग एंड द पेशेंट शुड बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट 10 days। जो कुत्ता है जिसने काटा है और जिसको काटा है दोनों के दोनों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है 10 दिन के लिए। क्लियर हो गया, डॉग बाइट क्लियर होगा। अगला देखिए एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया क्या होता है भाई, नेक्स्ट है आपका एस्फेक्सिया। देखो एस्फेक्सिया का ना सिंपल सा मतलब होता है, बहुत सिंपल सा मतलब होता है इरेगुलरिटी इन ब्रीथिंग, बस इतना सा बात है ये सांस लेने में किसी को तकलीफ हो रहा है ना तो उसको बोलते हैं एस्फेक्सिया। क्या होता है इसको, एस्फेक्सिया, सांस लेने में तकलीफ, एस्फेक्सिया, ठीक है। तो एस्फेक्सिया होता है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, इरेगुलरिटी इन ब्रीथिंग, किसी का कोई भी कारण हो भाई, ठीक है। तो उस वजह से अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो एस्फेक्सिया बोल देंगे उसको, इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला मेन कॉज, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसको बहुत पूछते हैं, सी सेट वाले में भी और टीएससी में तो बहुत ही बार पूछा हुआ है, इसको क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, ठीक है ना। तो एस्फेक्सिया के मेन कॉज पूछेंगे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हो क्यों रही है भाई, सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसके कारण बताओ, कैसे कैसे हो सकती है सांस लेने में दिक्कत। सबसे पहले तो ड्रॉनिंग होता है, कोई इंसान डूब जाए पानी में,
तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। हाँ भाई, बिल्कुल सांस नहीं आती पानी के अंदर, सच बात है। ठीक है। उसके बाद होता है हैंगिंग एंड स्टेगुलेशन। किसी ने खुद को ना फांसी से लगा लिया है। हैंगिंग उसी को बोलते हैं। तो कोई लटक गया तब उसको सांस नहीं आएगी, उसकी एंट्री, एयर एंट्री वो हो जाएगी ब्लॉक। ठीक है। या सफोकेशन हो रही है ना। सफोकेशन कब होती है? जब आपको प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती, या कोई फॉरिजन ऑब्जेक्ट नाक में चला गया, कुछ नाक में चला गया है ना, ऐसा करके। ये सपोज करो कि कोई पॉइजनस गैस आपने इनहेल कर ली बाय मिस्टेक, है ना, फॉरिजन बॉडी चली गई, या तो एंट्री में एयर पास में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको सफोकेशन होने लग जाएगी, होता है ना। ठीक है। और क्या होता है आपका? ओवर डोजेज ऑफ ड्रग्स और पिल्स। सपोज करो कोई कोई ड्रग, जैसे मॉर्फिन हो गया, ये सब बेहोश करने वाले या नशीले ड्रग्स होते हैं, मॉर्फिन, पैथेडिन, ऐसे करके, या स्लीपिंग पिल्स हो गया, इनका अगर आपको ओवरडोज ले लेते हो तो आपको एस्फिक्सिया होती है, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होना चालू हो जाती है। नेक्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रिक शॉक। अगर किसी को लग गया, बिजली का झटका लगा, तो सांस लेने में तकलीफ होगी होगी। डिजीज जैसे टिटनेस या रेबीज, इन डिजीज के अंदर पे भी सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है कई बार। तो एस्फेक्सिया के अगर आपसे कारण पूछे तो आप कारण बता पाएंगे? क्या क्या कारण है मेन कॉजेज ऑफ एस्फेक्सिया? ये कारण बता पाएंगे कि ड्रॉनिंग, हैंगिंग एंड स्ट्रगुलेशन, सफोकेशन, ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स, इलेक्ट्रिक शॉक, डिजीज, ऐसे करके ये एस्फेक्सिया के कारण है। एस्फेक्सिया क्या होता है भाई, बताने एक बार जल्दी से। रेगुलर इरेगुलरिटी इन ब्रीथिंग। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेरे को एक बार कमेंट डाउन करना है एस्फेक्सिया, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं, और ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाने के लिए भी मोटिवेट हूँ। ठीक है। नेक्स्ट देखो, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एस्फेक्सिया, और उसके बाद जनरल रूल्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एस्फेक्सिया। ठीक है। तो साइंस एंड सिम्टम्स एस्फेक्सिया के क्या होते हैं कि डेजीनेस और वीकनेस महसूस होएगी। किसी इंसान को एस्फेक्सिया हो गया, इरेगुलरिटी हो रही ब्रीथिंग में, तो उसको डेजीनेस और वीकनेस, मतलब ढीला ढीला सा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा वीक वीक महसूस होगा। उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होएगी कि शॉर्टेज ऑफ ब्रीथिंग होएगी, है ना। उसका पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगा। उसको कॉन्शियसनेस ऐसा लगेगा चक्कर चक्कर से आ रहे हैं, बेहोश होने की, फिर आगे में दर्द गिरेगा कहीं पे, है ना। स्वेलिंग आने लग जाएगी वेन्स में, नेक में, गर्दन में, उसको स्वेलिंग आने लग जाएगी। उसका फेस, नेल्स, लिप्स, फिंगर्स ब्लू होने चालू हो जाएंगे, टर्निंग ब्लू। ये एस्फेक्सिया के आपके साइंस और सिम्टम्स हो गए। किसी को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको ये वाले साइंस और सिम्टम्स होने लग जाएंगे। ठीक है। अब ट्रीटमेंट कैसे करने हैं? जनरल ट्रीटमेंट एस्फेक्सिया के लिए, ठीक है, रिमूव द कॉज इफ पॉसिबल। अगर आपको कारण पता है कि सांस लेने में दिक्कत इस कारण से हो रही है तो उसको हटा दो। ठीक है। सेकंड है एंश्योर फ्री पासेज ऑफ एयर, मतलब उसको, पेशेंट को बिल्कुल खुले में जाके लेटाओ बिल्कुल, कि ताकि वहाँ पे उसको अच्छे से हवा मिले, ताकि वो सांस ले पाए। ठीक है। ले डाउन द इंडिविजुअल ऑन हिज बैक, उसको उसकी पीठ के बल, बैक के बल पे आपको लेटाना है ना। उसकी नाक बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए, है ना। उसकी टंग जो है वो बिल्कुल आप बाहर निकाल दीजिए मुंह से अगर पॉसिबल, है ना, ताकि उसको बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है। अगला है उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दीजिए, अगर उसको बिल्कुल ही सांस नहीं आ रही है। इसमें सीपीआर भी दे सकते हैं। सीपीआर पता है भाई क्या होता है? सीपीआर कमेंट डाउन करना मेरे को, क्या लिखा मैंने, सीपीआर। ये ठीक है, इतना क्लियर हुआ? एस्फेक्सिया क्लियर हो गया बिल्कुल? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में फर्स्ट एड इन केस ऑफ ड्रॉनिंग। अब ड्रॉनिंग क्या होता है अभी भी बताओ, बताओ ड्रॉनिंग क्या होता है? अगर कोई इंसान डूब रहा है तो डूबते हुए इंसान को बोलते हैं ड्रोनिंग। पानी में डूब रहा है तो कि इंसान, आप समुद्र के किनारे बीच पे गए, कोई इंसान आपको डूबता हुआ मिला, आपने उसे बाहर निकाला, आप क्या क्या ट्रीटमेंट दोगे उसको फट से? सबसे पहले वेट क्लोथ शुड बी लूज्ड, उसके जो गीले कपड़े हो चुके हैं उनको लूज कर दीजिए। उसके माउथ, थ्रोट और नोस्ट्रिल, नाक, मुंह में से जितना पानी वानी है वो सब कुछ बाहर निकालो, या म्यूकस या फॉरिजन बॉडी अगर कोई जा रखी है, उसको बाहर निकालना है आपको। उसके बाद में उसको पेट के बल लेटा देना है उसका, ठीक है। उसकी टंग बाहर निकाल देनी है ताकि पानी उसके मुंह से बाहर निकल जाए। पेट के बल लेटाने से और पानी बाहर आ जाएगा। उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है। ठीक है। कब तक देना है? जब तक वो सांस लेना स्टार्ट नहीं कर देता। ठीक है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दी। उसके बाद कवर द पेशेंट विद अ ब्लैंकेट, उसको एक ब्लैंकेट से कवर कर लेना है। इतनी सी बात है। क्लियर हो गया? बस एक बार सुना हो ना तो आप लिख पाओगे, पता है, आराम से। इतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बहुत आसान आसान है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्टेगुलेशन और हैंगिंग। स्टेगुलेशन और हैंगिंग क्या होता है अभी भी बताया था, बताओ जल्दी से।
अगर कोई फांसी लगा के लटक गया है ऊपर, तो उसमें क्या फर्स्ट एड दोगे? सबसे पहले कट द कंस्ट्रक्शन, मतलब जाए से लटका हुआ है रस्सी उसी उसको काटो, उसको एयर पासेज क्लियर करो, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दो अगर वो बेहोश हो चुका है फट से, तो है ना। गिव इनहेलेशन इफ पॉसिबल, वही उसको मतलब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, तो इनहेलेशन के लिए सीपीआर भी दे सकते हैं, ठीक है। मेक पेशेंट वार्म एंड कंफर्टेबल, इसके लिए उसको कंफर्टेबल पोजिशन में लेटा सकते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये स्ट्रैंगुलेशन के आपके तरीके हो गए। क्लियर हुआ इतना? स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग क्लियर हुआ कि नहीं? फर्स्ट एड इन केस ऑफ चोकिंग। चोकिंग क्या होता है भाई? चोकिंग होता है गले में अगर कुछ अटक गया है, ठीक है। तो अगर किसी को चोकिंग हो गया, कुछ कुछ गले में उसके अटक गया, तो क्या करना है उसको? उसको आगे की तरफ पे पहले तो बेंड करवाओ, उसके शोल्डर वगैरह पे पुश करो, थोड़ा सा नेक पे पुश करो, ताकि उसके मुंह से क्या बोलते हैं कुछ जो भी अटका हुआ वो चीज़ बाहर आ सके। अगर कोई बच्चा है, इन केस ऑफ चिल्ड्रन है ना, तो उसको क्या बोलते हैं उसके साथ में यही करना है, उसको बेंड करना है, ये करना है। और अगर बिल्कुल मतलब फिर भी चोकिंग नहीं हो पा रही, तो अपनी 2 फिंगर डाल के उसके थ्रोट में कोशिश करो कि वो वॉमिटिंग कर दे, ताकि उसकी चोकिंग चली जाए। इतना सही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एड इन केस ऑफ पॉइजनस सफोकेशन गैस, रिमूव कर दो कैजुअलिटी को एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर कोई पॉइजनस गैस की वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो उस पर्टिकुलर एरिया से उसको रिमूव कर दो, क्लियर एरिया के लिए, ठीक है। इतना सा लिखा है। अगला है आपका फर्स्ट एड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। अगर किसी को बिजली का झटका लग गया है, तब क्या फर्स्ट एड देने वाले हो? सबसे पहले उसको स्विच ऑफ करो या उसको करंट को ब्रेक कर दो, ठीक है। कैजुअलिटी को रिमूव करो वहाँ से, जहाँ उसको क्या बोलते हैं, अपने रबर शूज़ वगैरह से कुछ पहने हो, ठीक है। उसके बाद उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो पेशेंट को। उसके बाद उसके जो बर्न वगैरह हैं उन सब के लिए उसको ट्रीट करो। बर्न और स्काल्ड का ट्रीटमेंट ऊपर बता दिया था कैसे करना था, वो आपको पता है। ये क्लियर हुआ इलेक्ट्रिक शॉक वाला, ठीक है। अगला है अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस क्या होता है भाई? अनकॉन्शियसनेस होता है अगर कोई इंसान बेहोश हो गया है तो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ अनकॉन्शियसनेस ये पूछते हैं बार बार से कि अनकॉन्शियसनेस के स्टेज बताओ कितने होते हैं। अनकॉन्शियसनेस के 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये 4 स्टेज हुए, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो रहा है कोई इंसान, बेहोश हो चुका है। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं डेलीरम, ठीक है। इसमें क्या करता है पेशेंट, व्हेन द रेस्टलेस पेशेंट की जो माइंड और बॉडी होता है ना, उसमें उसको रेस्टलेसनेस लगने लगती है स्टार्टिंग वाले में, ठीक है। सेकंड वाले में क्या होता है कि पेशेंट को लाउड कमांड्स ही सुनाई देती हैं, चिल्ला के बोलेंगे तब उसको सुनाई देगा, वो मिनिमम स्टिमुलस को रिप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद में स्टेज जो 3 होती है, स्टेज 3 में क्या होता है कि स्टेज 3 में उसको सेमी कोमा बोलते हैं। स्टेज 3 सेमी कोमा, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल ही उसको कोमा से में जा चुका है, क्योंकि वो बहुत पेनफुल स्टिमुलस को ही रिप्लाई कर पाएगा, बिल्कुल मतलब अगर कुछ बोल भी रहोगे, हेलो हिला लो, कुछ पता नहीं होगा उसको। और फोर्थ स्टेज होता है बिल्कुल कोमा, कि वो किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है। पहले वाले में क्या हुआ, बॉडी रेस्टलेस हुई। दूसरे वाले में स्टेज 1 बॉडी रेस्टलेस, जिसको डेलीरियम बोलते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में उसको लाउड कमांड वगैरह सुनाई देंगी, उसको ही रिस्पॉन्स कर पाएगा। थर्ड वाले में बिल्कुल लाउड कमांड दे तो भी बहुत पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हैं, तब उसको थोड़ा सा समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आने वाला। स्टेज 3, स्टेज 4 कोमा, वो किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोमा में चला गया। तो ये होता है 4 स्टेज कॉन्शियसनेस के, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, क्लियर। अगला देखो, कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस और कोमा, की कारण बताओ क्यों क्यों होता है। अब ये तो हमने स्टेज बताया कि इसी स्टेज में इंसान चले जाता है, क्यों जाता है? सबसे पहले तो उसको हेड इंजरी हो गई हो या ब्रेन हेमरेज हो गया हो, तब उसको ऐसा अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, या हाइपोग्लेमिया हो गया तब अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कुछ हो गया तब अनकॉन्शियस हो जाएगा इंसान, या उसको हीट स्ट्रोक लग गया हो, है ना, या इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो तब अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, एपिस्प्ले हो जाएगा, एपिस्प्ले होता है मिर्गी के दौरे वोरे पड़ गए हो, तब वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना सा? कॉजेज पता चले आपको, अनकॉन्शियसनेस की स्टेज पता चली, अनकॉन्शियसनेस होती क्या है ये पता चली आपको, ठीक है। बार बार से रिवाइज करेगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट एड क्या क्या दी जाएंगी, अनकॉन्शियसनेस, ये तो हमने पता करे कारण अनकॉन्शियसनेस के, ये थे कारण, ठीक है, ये थे स्टेजेस, ठीक है। अब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होगा, अनकॉन्शियसनेस अगर कोई इंसान बेहोश हो गया है तो, ठीक है। सबसे पहले तो होगा पेशेंट को लाई डाउन करो, लेटा दो उसको, पुल आउट हिज टंग, उसकी जीभ बाहर निकाल दो क्योंकि वो बेहोश हो रखा है, उसकी क्लोथ को लूज करो ताकि फ्रेश एयर अंदर जा सके। अगर वो उसकी ब्रीथिंग इरेगुलर है या रुक चुकी है तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दीजिए, एयर पासेज को क्लियर करिए, ठीक है। नथिंग शुड बी गिवन बाय माउथ, उसके
क्या बोलते हैं, खाने पीने के लिए उसको कुछ मत दो क्योंकि वो बेहोश हो रखा है, और अगर उसके नकली दांत वगैरह लगा रखे हैं तो उन्हें बाहर निकाल देना इफ़ पॉसिबल, मतलब कोई बूढ़ा इंसान वगैरह बेहोश हो जाता है वो। ठीक है, तो ये हुआ आपका अनकॉन्शियसनेस के क्या, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट गिवन इन अनकॉन्शियसनेस। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ूँ? ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपसे कई बार पूछा होगा व्हाट इज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, एंड उसके बाद में बोला होगा कि एक्सप्लेन करिए माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को, तो इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये फ्रैक्चर वाला भी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा पोर्शन बचा है, ये भी इसको हम कवर कर लेते हैं, बिल्कुल जल्दी हो गया खत्म, ये जल्दी। ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है अगर किसी को इरेगुलरिटी इन ब्रीथिंग हो या कोई कार्डिक अरेस्ट हो रखा हो। कार्डिक अरेस्ट भी वही होता है, इरेगुलरिटी इन ब्रीथिंग, तो तब हम देते हैं इरेगुलरिटी इन ब्रीथिंग और कार्डिक अरेस्ट, इस समय पे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है, सांस लेने में अगर किसी को तकलीफ हो रही हो, हमने ऊपर देखा ही। ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, दूसरा होता है होल्जर नेल्सन रेस्पिरेशन, अगला होता है स्केफेशर्स रेस्पिरेशन। मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, उसमें ये सब कुछ बताया था, लेकिन इसमें आपकी सिलेबस के अंदर पे केवल एक है, दैट इज माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। इसमें क्या करते हैं, कैजुअलिटी को सपाइन पोजिशन में लेटाते हैं, उसका माउथ और थ्रोट क्लियर करते हैं बिल्कुल, उसकी नेक को स्ट्रेट करेंगे एयर पासेज के लिए, फिर पेशेंट के माउथ को कवर करेंगे विद क्लीन गोज, और उसको उसके मुंह में आप ब्लो करेंगे, सांस देंगे उसको 10 से 12 बार, 10 टू टाइम्स पर मिनट, 10 टू 12 टाइम्स पर मिनट। ये हुआ, क्लियर हो गया था माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस। इसको बार बार से रीड करेंगे, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ूँ? नेक्स्ट है आपका फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है भाई? हड्डी टूटने को बोलते हैं फ्रैक्चर। ये ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो, दूसरा पार्ट बना दूँ इसका, फ्रैक्चर वाला? चलो ठीक है, इसमें ना 2 ही टॉपिक बचे हैं, फ्रैक्चर बचा है, एक लास्ट वाला वुंड्स का टॉपिक बचा है, इसको कवर कर देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे बाकी सारा जितना बचेगा। ठीक है, अब इसमें 2 ही टॉपिक बचे हैं, तो वो कवर कर लेते हैं ताकि आपको पेपर के लिए हेल्प हो जाए काफ़ी अच्छे से। ठीक है, अगला है फ्रैक्चर। किसी की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर होता है डिसकंटिन्यूटी इन बोन्स। क्या होता है फ्रैक्चर? डिसकंटिन्यूटी इन दी बोन्स। तो फ्रैक्चर के 2 टाइप होते हैं, एक तो या तो सिंपल फ्रैक्चर या हो गया किसी को कंपाउंड फ्रैक्चर। उसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले रीअश्योर करो पेशेंट को, उसको किसी कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा दो। ठीक है, उसके बाद उसकी जो बोन्स वगैरह हैं उसको किसी इमूवेबल या किसी कार्डबोर्ड गत्ता दख्ती वगैरह उससे उसको टाई कर देना है, और पेन से रिलीव करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, पेशेंट को क्या बोलते हैं, वार्म रखना है आपने, या उसको कोई पेन किलर वगैरह दे दो क्योंकि बहुत पेन हो रहा होता है जब किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है। ये सिंपल फ्रैक्चर में हो गया। कॉम्प्लेक्स में भी आपको क्या करना है कि कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी टूटी और घाव वगैरह भी हो गया, मतलब उसमें खून वून भी आ रहा है और हड्डी वड्डी भी टूट चुकी है, तो उसको बोलते हैं। तो ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसको रोकने का ट्राई करो इमीडिएटली हो सके, जैसे भी अगर कोई फॉरिजन ऑब्जेक्ट अंदर जा रखा है, कुछ घुसा हुआ है अंदर पे, तो उसको निकालने का ट्राई करना है आपने। ठीक है, कवर बॉडी विद अ क्लीन पैड और लाइट बैंडेज, उसको कवर कर लेना है, अप्लाई एप्रोप्रिएट डिस्प्लेंट्स। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है जल्द से जल्दी। कंपाउंड फ्रैक्चर में कंपाउंड देखो, नॉर्मल वाले में कुछ नहीं करना आपने, उसको कार्डबोर्ड का सपोर्ट दे देना होता है। कंपाउंड वाले में उसको ब्लड रोको, फॉर्जन ऑब्जेक्ट हटा दो, उसको क्लीन पैड से उसको क्या बोलते हैं, हैंकी वगैरह हो गया या बैंडेज हो गया, उससे कवर करना है आपको। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल लेके चले जाना है दौड़ करके। ठीक है, ये हुआ आपका फ्रैक्चर। क्लियर? अगला है आपका वुंड्स। वुंड्स क्या होते हैं भाई? वुंड क्या होते हैं? वुंड बोलते हैं घाव को, वुंड्स होते हैं घाव। ठीक है, तो वुंड्स होते हैं ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ स्किन और मसल मेम्ब्रेन। इतना याद रखना है आपको, रट लेना है इसको। वुंड्स क्या होते हैं? ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ स्किन और मसल मेम्ब्रेन, ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ स्किन और मसल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखो, वुंड्स 4 टाइप के होते हैं मेनली, इंसाइज्ड, लेसिरेटेड, ओपन या पंचर्ड वुंड भी बोलते हैं इसको, क्लोज्ड वुंड या इसको कंटेशन भी बोलते हैं। इंसाइड, लेसिरेटेड, ओपन, क्लोज। कौन सा? इंसाइड, लेसिरेटेड, ओपन, क्लोज्ड। ठीक है, इनसाइड वुंड वो होते हैं जो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, किसी रेजर से या चाकू वगैरह खंजर वंजर से इससे लगे, उसको इनसाइड वुंड बोलते हैं। लेसिरेटेड क्या होता है कि इनसाइड में सिंपल सा कट लगता है यार, बहुत नाजुक सा, जैसे शेविंग करते हुए दाढ़ी में ऐसे उसे रेजर से कट लग गया, तो वो इनसाइज वुंड कहलाता है। सब्जी कटते हुए उंगली में कट लग गया, इनसाइज वुंड कहलाता है। लेसिरेटेड होता है कि सपोज करो किसी मशीन वगैरह में कोई हाथ वगैरह फंसा या उसके पुर्जे से बहुत घुचड़ मुचड़ सा कट लग गया, दैट इज लेसिरेटेड। ओपन वुंड होता है पंचर्ड वुंड, किसी डीप उससे लगा हो, जैसे किसी को बुलेट लग गई, तो दैट इज पंचर्ड वुंड। ठीक है, अगला है आपका क्लोज्ड वुंड। क्लोज्ड वुंड होता है कि अभी अभी ऊपर पढ़ा था हमने, इंटरनल इंजरी हो जाती है जिससे कोई सी भी। ठीक है, दैट इज क्लोज्ड वुंड। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके टाइप्स। ठीक है, खाली इसके ये टाइप याद रखना और कुछ रखने की जरूरत नहीं।
ठीक है। उसके बाद इसमें ओपन वुंड जो होता है ना, ओपन वुंड के अंदर और बहुत सारे वुंड आते हैं, इसमें खाली आप नाम याद रख लेना, इनफ है, ठीक है। तो ओपन वुंड के अंदर पे आता है इंसाइज्ड वुंड आते हैं आपके, ठीक है। लेसिरेशंस इसी के अंदर आते हैं आपके, एब्रेशंस इसी के अंदर पे आते हैं, कहाँ चले गए, एब्रेशंस इसी के अंदर आएंगे, एवोल्यूशंस इसी के अंदर पे आते हैं आपके, एवोल्यूशंस, ठीक है। पंचर्ड वुंड इसी के अंदर पे आएंगे आपके, और लास्ट होता है आपका पेनिट्रेशन वुंड्स भी इसी के अंदर पे आते हैं। इसको लिख लेना, बार बार से पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ओपन वुंड के अंदर आके क्लोज वुंड के अंदर पे दो टाइप के वुंड आते हैं। क्लोज्ड घाव के अंदर पे आते हैं आपके ब्रेन ट्यूमर आएगा, या इसको हेमेटोमस भी बोलते हैं, या इसके अंदर पे आता है आपका क्रश इंजरी। क्लोज 2 और ओपन वाले कितने थे भाई, 2 4 6, ओपन वाले 6 होंगे आपके वुंड्स, और क्लोज्ड वाले 6 होंगे। ये आपसे तब लिखना, जैसे सपोज करो आपसे क्या लिख दे, 7 2 है, तो क्लोज्ड वुंड तब लिखेंगे जब आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोज वुंड्स आर देयर, तो आप ये 2 लिख देंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओपन वुंड्स आर देयर, तो ये 6 लिखने पड़ेंगे। अगर आपसे पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वुंड्स आर देयर, तो अगर आपको क्लोज और ओपन दोनों पता है तो वो दोनों लिख देना, नहीं तो ये 4 लिख देना, और हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड्स। ये 4 टाइप के मेन होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ जाओ। अब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, लास्ट टॉपिक, एक्सट्रीम लास्ट टॉपिक की फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। वुंड्स को अगर किसी को घाव लग गया है, किसी को चोट लग गई है, तो आप क्या ट्रीटमेंट दोगे इसको। ये ट्रीटमेंट लगभग सभी ने दे रखा होगा, है ना। बचपन में चोट लग जाती, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिलता था ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले कंफर्टेबल पोजिशन में बैठाओ, लिटाओ इंसान को, उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करवाओ एक बार। उसका अगर कोई फोरिजन ऑब्जेक्ट अंदर जा रखा है बॉडी को, उसको निकाल देना है बाहर। उसको ऊपर से फिर मम्मी क्या करती थी, डिटोल लगाती थी, फिर उसके ऊपर ड्रेसिंग कर देनी है, अच्छे से पट्टी वट्टी बांध देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर वो कोई लार्ज या कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर वगैरह हो चुका है तो हॉस्पिटल लेके चले जाओ, उसको पेशेंट को रीअश्योर करो और नियर बाय हॉस्पिटल लेके चले जाओ। क्लियर, इतना सा था ना। ये तो मम्मी ने करा ही होगा, घाव लगे छोटे में, पहले को तो बैठ जाओ यहाँ पे, फिर ब्लीडिंग रोकने का ट्राई करते थे कॉटन वॉटन से साफ करके, है ना, ऐसे वाला। तो ये ड्रेसिंग हो गया वुंड्स का। अब एम ऑफ ड्रेसिंग अ वुंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एम्स ऑफ ड्रेसिंग अ वुंड, किसी भी घाव को पट्टी क्यों किया जाता है, एक ही बात पता है, क्योंकि वहाँ पे से खून आना बंद हो जाए, यही पता है। एम ऑफ ड्रेसिंग अ वुंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, वही पेपर में आएगा सवाल सीधा, है कि नहीं। इसमें आएगा सबसे पहले टू प्रोटेक्ट द वुंड फ्रॉम इन्फेक्शन, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। टू प्रोटेक्ट, टू रिड्यूस स्वेलिंग और अर्ली हीलिंग, मतलब कि उसमें अगर कोई स्वेलिंग होती हो रखी है वो चली जाए, या अर्ली हीलिंग हो जाए, जल्दी से वो रिकवर हो जाए। टू सपोर्ट द इफेक्टेड पार्ट, इफेक्टेड जो पार्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए हम उसको पट्टी कर देते हैं, ठीक है। टू एनेबल इंडिविजुअल टू कैरी आउट हिज डेली रूटीन, कि अगर जैसे सपोज करो हाथ में चोट लगी तो वो अपना काम थोड़ी ना कर पाएगा, तो पट्टी वट्टी बांध के वो थोड़ा बहुत उस हाथ से काम कर पाता है अपना, है ना, इसलिए उसको पट्टी कर देते हैं। टू स्टॉप द ब्लीडिंग, खून रुक जाए इसलिए पट्टी कर देते हैं। पट्टी करने का एम समझ में आ गया। एम मतलब क्या होता है, उद्देश्य, पट्टी क्यों किया जा रहा है उस पर्टिकुलर घाव को, तो वो होता है आपका इन्फेक्शन से रुक जाए, हीलिंग हो जाए, उसकी इफेक्टेड पार्ट को सपोर्ट मिल जाए, डेली रूटीन हम कैरी कर सके, खून रुक जाए, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। क्लियर, इतना सा बात है छोटू सा, ठीक है। अगला है उसमें कि आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर ड्रेसिंग अ वुंड, पट्टी करने के लिए क्या चाहिए होती है, कॉटन चाहिए होता है आपका, एंटीसेप्टिक लोशन चाहिए होता है, सीजर चाहिए होती है, बैंडेज चाहिए होती है, और क्या एएस ओनिमीटर और पाउडर वगैरह चाहिए होती है, ठीक है। ये सब तो पता ही है, कैंची चाहिए होगी, टेप चाहिए होगी, ये सब, ठीक है। प्रोसीजर फॉर ड्रेसिंग अ वुंड, प्रोसीजर बताओ कैसे कैसे करते हैं भाई पट्टी को। पहले पेशेंट को कंफर्टेबल पोजिशन में लेटाते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप करते हैं, फोरिजन ऑब्जेक्ट निकालते हैं उसके अंदर पे से, ठीक है। फिर वो क्या बोलते हैं, कॉटन वगैरह अप्लाई करेंगे ब्लीडिंग रोकने के लिए, फिर उस पर हम पाउडर या कोई मेडिसिन हुआ वो अप्लाई करेंगे, फिर बैंडेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बांध देंगे 1/3 प्रीवियस लाइनिंग के। उसके बाद में क्या करेंगे, एक नॉट टाई करेंगे, नॉट होता है गांठ मार देना उस पर, ठीक है। फिर बैंडेज शुड नॉट बी आइदर टू टाइट और टू लूज, बैंडेज बहुत टाइट और बहुत ढीली नहीं होनी चाहिए। तो ये तरीका है पट्टी करने का, प्रोसीजर ऑफ ड्रेसिंग बॉडी, आप खुद से भी लिख सकते हो, है ना। तो ये आपका चैप्टर है, ये क्लियर बिल्कुल ख़त्म यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें ना बिल्कुल समझ आई होंगी। इसकी समरी दे रखी है आपको, ये समरी आप पढ़ लेना टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड करके, अगर आपको दे लिया। अदरवाइज ये वीडियो बार बार से रिपीट करना आपको रट जाएगा, टीएससी में कोई नंबर ला के दिखाया आपसे ज़्यादा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक है आपका इंट्रोडक्शन इन योगा, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर कराता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ योगा पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें ये आपका जो आर गुप्ता वाला है, इसके अंदर से मेन जो चीज़ें हैं वो पढ़ा देना, मेन खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे थलसेनिक कैंप का, ठीक है। बस आज बहुत ज़्यादा हो गया, आज इतना पढ़ो, फिर नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी, कल ही आ जाएगी नेक्स्ट वाली वीडियो, उसमें पढ़ लेना, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत आसान चीज़ें हैं, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस कुछ चीज़ें आपको रटनी है, वो चीज़ आप अपने ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो लास्ट में मैं आपको वर्ड ऑफ द डे दे देता हूँ, जिसको आप करेंगे टाइप। ड्रेसिंग ऑफ वुंड, ये क्या टर्म दे भैया, ठीक है, पंचर्ड वुंड, ये है आज आपकी टर्म, पंचर्ड वुंड। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पंचर्ड वुंड टाइप करके देना, मेरे को समझ में आएगा कि वीडियो यहाँ तक देख ली है, ठीक है। वर्ड ऑफ द डे। अच्छा, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना, टेलीग्राम का नाम है भाभी भोर एनसीसी ऑफिशियल उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।